नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मनीष सिसोदिया आखिरकार जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार सुबह जमानत दी और शाम तक वो रिहा हो गए। वो करीब 17 महीने तक जेल में रहे। वो जेल से तब बाहर आए जब सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को ईडी और सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों में जमानत दे दी। जेल परिसर से बाहर निकलते ही सिसोदिया का दिल्ली के मंत्री आतिशी और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने स्वागत किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए तिहाड़ जेल के बाहर बड़ी संख्या में आप समर्थक भी जमा हुए। जेल के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। सिसोदिया ने कहा कि 17 महीने मैंने कष्ट नहीं उठाया है, बल्कि आप सब ने कष्ट उठाया है। पिछले 17 महीनों से मैं जेल में नहीं था, बल्कि आप सब, दिल्ली का एक एक आदमी, खास तौर से दिल्ली के स्कूलों का एक एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। मनीष ने कहा कि मैं आज सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर तमाचा मारा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरा रोम रोम बाबा साहेब के प्रति ऋणी हो रहा है। उन्होंने उस वक्त तय कर लिया था कि अगर कोई तानाशाही सरकार आकर निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उनको बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते वक्त हाई कोर्ट और बाकी अदालतों को पाठ भी पढ़ा दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट जमानत के मामले में सुरक्षित खेल खेल रहे हैं। सजा के मामले में जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतों को यह एहसास हो कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी आशंका बढ़ रही है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में जिला अदालतों में अंकुश है। जिला अदालतों में जमानत नियम का महत्व कम हो रहा है और इस प्रवृत्ति का गहन मूल्यांकन करने की जरूरत है और सभी जिला जजों को बताना चाहिए कि ये ट्रेंड क्यों उभर रहा है। अदालत ने सिसोदिया की जमानत मंजूर करते हुए सांप सीढ़ी शब्द का इस्तेमाल किया। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद याचिका को फिर से दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी। अब सिसोदिया को निचली अदालत और फिर हाई कोर्ट में भेजना सांप और सीढ़ी का खेल खेलने जैसा होगा। ये इंसाफ का माहौल होगा और उन्हें पद से हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर से ट्रायल कोर्ट में प्रक्रियाओं को इंसाफ की रखेल नहीं बनाया जा सकता। सिसोदिया को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सत्य की जीत हुई है। मैंने पहले ही कहा था कि इस मामले में कोई भी तथ्य सत्यता नहीं है। जबरन हमारे नेताओं को जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? संजय सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला। आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के पक्ष में फैसला आया। दिल्ली का हर नागरिक इस फैसले से खुश है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को अब भी जेल में रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। आज का फैसला केंद्र की तानाशाही पर जोरदार तमाचा है। मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि जमानत मिलने का मतलब बरी होना नहीं है। आज भी वो गुनहगार हैं। उन्होंने कहा कि इसकी सजा उन्हें मिलेगी। उत्साहित होकर देश, दिल्ली और कोर्ट को गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने के लिए 4 नोटिस सौंपे हैं, जिनमें से 2 प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हैं, और कहा कि देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी के खिलाफ लोकसभा में की गई शातिराना टिप्पणियों के लिए दिया है। दूसरा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री द्वारा अपने सहयोगी अनुराग ठाकुर की सदन की कार्रवाई से हटाई गई टिप्पणियों को एक्स पर पोस्ट करने के लिए। तीसरा, गृह मंत्री द्वारा वायनाड भूस्खलन आपदा के संबंध में केरल सरकार को पूर्व चेतावनी अलर्ट के मामले में राज्यसभा को गुमराह करने के लिए। चौथा, शिक्षा मंत्री द्वारा राज्यसभा को गुमराह करने के लिए कि एनसीईआरटी की कुछ पाठ्य पुस्तकों ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को नहीं हटाया है। इसके अलावा मेरे सहयोगी रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर बहस का जवाब देते हुए राज्यसभा में झूठे दावे करने के मामले में कृषि मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि चलिए देखते हैं क्या होता है। आज से 82 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने राष्ट्र को करो या मरो का नारा दिया था।
इराक देश शादियों की उम्र घटाने को लेकर एक ऐसा बिल लेकर आया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इस बिल के तहत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र घटाकर 9 साल कर दी जाएगी और लड़कों की 15 साल। इराक न्याय मंत्रालय द्वारा पेश किए गए विवादास्पद कानून का उद्देश्य देश के पर्सनल स्टेटस लॉ में बदलाव करना है। इसके तहत तो अभी शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और बिल में ये भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति चुन सकता है कि उसके पारिवारिक मामले धार्मिक अथॉरिटी तय करेगी या सिविल जुडिशरी। खबर सामने आने के बाद से ही इस बिल की कड़ी आलोचना हो रही है। लोगों को डर है कि इससे उत्तराधिकार, तलाक और बच्चों की कस्टडी के मामले में अधिकारों का हनन होगा। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये बिल पारित होता है तो 9 साल की उम्र की लड़कियों और 15 साल की उम्र के लड़कों की शादी की अनुमति मिल जाएगी। आलोचकों ने इससे बाल विवाह और यौन शोषण बढ़ने की आशंका जताई है। लोग कह रहे हैं कि ये साफ साफ कानून की आड़ में बाल शोषण है, बच्चियों का बलात्कार है। पूरी दुनिया को इस नए कानून के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए। जया बच्चन और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच नाम को लेकर सदन में तीखी नोकझोंक हो गई। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने उपराष्ट्रपति पर अस्वीकार लहजे में बात करने और अनादर दिखाने का आरोप लगाया। इस वजह से विपक्ष ने सदन में काफी विरोध किया और आखिरकार सदन से वॉकआउट कर दिया। जया बच्चन के आरोपों के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने भी आपत्ति जताई और कहा कि आप एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं, लेकिन आपको मर्यादा को समझने की जरूरत है। जया बच्चन ने बाहर आते ही कहा कि मैंने अध्यक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए लहजे पर आपत्ति जताई। हम स्कूली बच्चे नहीं हैं, हम में से कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं। मैं उनकी टोन से परेशान थी और खासकर जब विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने माइक बंद कर दिया। आप ही कैसे कर सकते हैं? आपको विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति देनी होगी। मेरा मतलब है कि हर बार असंसदीय शब्दों का प्रयोग करना जो मैं आप सभी के सामने नहीं कहना चाहती। वो कहते हैं कि तुम उपद्रवी हो, बुद्धिहीन हो। जया ने कहा कि उन्होंने कहा कि आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आई डोंट केयर। जया ने कहा कि मैं उनसे केयर करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं संसद की सदस्य हूँ। ये मेरा 5वां कार्यकाल है, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। आजकल संसद में जिस तरह से बातें कही जा रही हैं, पहले कभी किसी ने नहीं बोली। विपक्षी दलों और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच विरोध इस हद तक बढ़ गया है कि विपक्षी दल उनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र सोमवार तक समाप्त होने वाला है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार विपक्षी दल राज्यसभा में इस अभूतपूर्व कदम की प्रक्रिया पर 3 महीने के अंतराल के समय में काम कर सकते हैं, जो कि अब और शीतकालीन सत्र के बीच है। एक वरिष्ठ विपक्षी दल के नेता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि विपक्षी दलों ने पहले ही सदन में उनके उदाहरणों के डॉक्यूमेंट्री मटेरियल कलेक्ट करने शुरू कर दिए हैं, जहां धनखड़ अपने कार्यों में पक्षपातपूर्ण रहे हैं और सत्ता पक्ष के फायदे के लिए लाभ, प्रोसीजर्स और प्रक्रियाओं को भी खारिज कर दिया है। जबकि कुर्सी को एक न्यूट्रल अंपायर के रूप में देखना चाहिए जो संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखे। प्रस्ताव को राज्यसभा में उस दिन सदन में मौजूद सदस्यों में से 50% सदस्यों के अलावा एक और सदस्य द्वारा पारित किया जाना चाहिए। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे स्वीकृत होने के लिए साधारण बहुमत से पारित होने के लिए लोकसभा में जाना होगा। मतलब धनखड़ को हटाने के लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि प्रक्रिया को देखते हुए सदन में प्रस्ताव के विफल होने की पूरी संभावना है। फिर भी विपक्षी सदस्य इस बात को साबित करने के लिए इस पर आगे बढ़ रहे हैं कि सभापति एक न्यूट्रल अंपायर के रूप में अपनी भूमिका से भटक गए हैं और इसलिए उन्होंने इसका अनादर किया। बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि SC/ST वर्ग के सांसदों ने संयुक्त रूप से PM को एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वो क्रीमी लेयर का जो विषय है SC/ST पर नहीं लागू होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी इसे स्वीकार किया है कि SC/ST पर क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए। कुलस्ते ने कहा ये कोई फैसला नहीं है, ये हमारे 4 जजों की व्यक्तिगत राय है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि SC/ST पर क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने भी इस बारे में जानकारी दी। बांग्लादेश में शेख हसीना ने अभी हार नहीं मानी है, वो फिर से लौटने के मूड में हैं। ये बात उनके बेटे सीजा वाजिद जॉय ने कही है। उन्होंने कहा है कि उनकी मां वापस बांग्लादेश जाएंगी। शेख हसीना के बेटे सजीव ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि उनकी मां शेख हसीना का किसी भी देश में शरण लेने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी उनकी मां कुछ वक्त के लिए भारत में है। सजीव ने कहा कि जैसे ही अंतरिम सरकार चुनाव करने का फैसला करेगी, उनकी मां शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाएंगी। सजीव ने कहा कि मैं अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। अगर इसके लिए मुझे राजनीति में भी आना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
सजीव बोले, मुझे पूरा भरोसा है कि आवामी लीग चुनावों में भाग लेगी और हो सकता है कि हम जीत भी जाएं। हमारे पास बांग्लादेश में सबसे ज्यादा लोगों का समर्थन है। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जॉय ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने कम समय में भी उन्होंने मेरी मां की जान बचाई। उन्होंने कहा कि जैसे ही अंतरिम सरकार चुनाव कराने का फैसला करेगी, उनकी मां शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाएंगी। उनकी मां शेख हसीना का किसी भी देश में शरण लेने का कोई इरादा नहीं है। बांग्लादेश में जारी हालातों पर नजर रखने के लिए भारत ने एक समिति बनाने का फैसला किया है। ये समिति बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने इस बारे में बताया कि बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है। उन्होंने लिखा, ये समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। जब से बांग्लादेश में सरकार बदली है, तब से कहा जा रहा है कि भारत को बड़ा झटका लगा है। शेख हसीना भारत की भरोसेमंद दोस्त थी और अब जो सरकार आएगी वो भारत के साथ वैसे रिश्ते रख पाएगी, इस पर संशय है। कहा जा रहा है कि वो अब पाकिस्तान और चीन के साथ भी रिश्ता मजबूत करेंगे। इस बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने उनको बधाई दे दी है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि बांग्लादेश के समृद्धि भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करने में उनकी सफलता के लिए दुआ करता हूं। आने वाले दिनों में मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सही। राहुल गांधी के साथ एक ही फोटो में आने से पीएम मोदी 10 साल से बचते रहे, लेकिन जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से पीएम मोदी के साथ बैठकों में राहुल गांधी भी मौजूद होते हैं। इसी क्रम में आज लोकसभा में संसद सत्र स्थगित होने के बाद अनौपचारिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक दूसरे का अभिवादन किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने गर्मजोशी से नमस्ते किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से यूक्रेन की हालातों के बारे में पूछा, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत इस पर कड़ी नजर रख रहा है। बता दें, लोकसभा सदन की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने 22 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र की कार्यवाही को 12 अगस्त तक चलना था, मगर इसका समापन शुक्रवार को ही कर दिया गया। उस दौरान लोकसभा स्पीकर ने सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष, विभिन्न दलों के नेताओं और सांसदों के प्रति आभार भी व्यक्त किया। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली मनु भाकर ने आज संसद भवन के एलओपी कक्ष में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर उनके कोच जसपाल राणा और उनके माता पिता व परिवार के सदस्य मौजूद रहे। बता दें, इससे पहले मनु भाकर सोनिया गांधी, हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा, देवेंद्र हुड्डा उनसे मिल चुके हैं और आज राहुल गांधी से मिली और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिली। मुंबई के एनजी आचार्य एंड डीके मराठे कॉलेज ने हिजाब पर जो बैन लगाया था, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लॉज पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कहा गया है कि छात्रों को ऐसा ड्रेस पहनना होगा जिससे कोई धर्म उजागर ना होता हो, जैसे कि छात्र बुर्का, नकाब, हिजाब, टोपी, बैज और स्टॉल जैसी चीजें नहीं पहन सकते हैं। 26 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस नियम को बरकरार रखते हुए कहा था कि ड्रेस कोड अभिव्यक्ति या धर्म के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के आधार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने पूछा कि किसी भी धर्म को उजागर न करने से आपका क्या मतलब है? नाम का भी एक धर्म होता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम बिल 2024 के लिए आज जेपीसी के सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया। समिति में कुल 31 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें लोकसभा से 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्यों को शामिल किया गया है। ये समिति अब वक्फ बिल पर मंथन करेगी और अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। संयुक्त संसदीय समिति में जिन लोकसभा सदस्यों को शामिल किया गया है, उनमें जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, अरुण भारती, तेजस्वी सूर्या, दिलीप सैकिया, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, कृष्णा देवरायलू, मोहम्मद जावेद, कल्याण बनर्जी, ए राजा, दिलेश्वर कामैत, अरविंद सामत, नरेश मस्के और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। वहीं राज्यसभा से डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, मोहम्मद नदीम हक, गुलाम अली, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, नासिर हुसैन, विजय साई रेड्डी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह और डॉक्टर वीरेंद्र हेज का नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट पीजी परीक्षा 2024 को स्थगित करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को स्थगित करने से मना कर दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 5 याचिकाकर्ताओं के चलते 2 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को मछुआरों के एक ग्रुप से संसद के रिसेप्शन वाले क्षेत्र में मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि उनके संसद कार्यालय में आने वाले लोगों को पास जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए वो खुद रिसेप्शन तक आ गए। राहुल ने कहा कि एक बार फिर मुझसे मिलने वाले प्रतिनिधि मंडलों को संसद में प्रवेश करने से रोक दिया गया। लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए और विपक्ष के नेता के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए मुझे जो भी करना होगा वो करूंगा। पहले भारतीय जेवलिन थ्रो करने वाले नीरज चोपड़ा की मां ने पाकिस्तान एथलीट अरशद अदीम को अपना बेटा बताया, जिसके बाद वो अब काफी चर्चा में हैं। इस बीच अब पाकिस्तानी एथलीट की मां रजिया परवीन ने नीरज चोपड़ा को अपना बेटा कहा। रजिया परवीन ने पाकिस्तानी मीडिया से कहा है, वो मेरे बेटे जैसा है, वो नदीम का दोस्त भी है और भाई भी है। उन्होंने कहा कि हार और जीत तो किस्मत का खेल है, वो भी मेरा बेटा है और अल्लाह उसे भी कामयाब करे, उसे भी मेडल जीतने की तौफीक अदा करे। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी ABC ने कहा है कि ट्रंप और कमला हैरिस 10 सितंबर को राष्ट्रपति पद की बहस के लिए सहमत हो गए हैं, जिससे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के बीच आमने सामने की स्थिति पैदा हो गई है। गुरुवार को यह घोषणा तब हुई जब ट्रंप ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने 3 टेलीविजन नेटवर्क के साथ 3 राष्ट्रपति पद की बहस का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि वो सितंबर में कुछ तारीखों पर सहमत हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।